हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठाना इस पे आपका स्वागत है। सो दिस इज योर फेवरेट 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। देखिए बच्चों, करंट अफेयर्स फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, इसके लिए सीरीज एक तरह से रामबाण की तरह साबित हो सकती है ना। ये सीरीज कर जाना, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे इस बार। अभी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस सीरीज के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस आए, अभी बहुत सारे पीसीएस एग्जामिनेशन हुए हैं, राइट। तो बच्चों ने मुझे बताया कि सर बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर से पूछे गए, डिफरेंट डिफरेंट पीसीएस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आए हैं। तो बच्चों यूपीएससी में भी आएंगे। आप इसको बिल्कुल अच्छे से डेडिकेटली आपको इसको पूरा का पूरा कवर करना है। अभी हमने इसको स्टार्ट ही करी है, अभी तो 23rd वीडियो ये है, राइट। हम यहाँ पर आपको 100+ वीडियो देंगे। अभी से यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इस सीरीज के अंदर से, तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज। आइए हम अपना पहला टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज व्हाइट गुड्स। अभी व्हाइट गुड्स इसलिए न्यूज में है बिकॉज पीएलआई स्कीम जो है व्हाइट गुड्स के अंदर, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, इंसेंटिव स्कीम, ये जो स्कीम है इसके लिए वापस से एप्लीकेशन विंडो रीओपन करी गई है। तो हम ये समझेंगे पीएलआई स्कीम है क्या, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम क्या है, ये हम अंडरस्टैंड करेंगे। पर पहले हम व्हाइट गुड्स के बारे में समझते हैं। देखो बच्चों, अगर आप पहले के जमाने की बात करेंगे, मतलब आज से 10 साल पहले चल जाओ, ट्रेडिशनली कुछ गुड्स ऐसे होते थे जो व्हाइट कलर के होते थे हमारे घर के अंदर, जैसे फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, जैसे कि अभी भी आप देखते हैं वॉशिंग मशीन व्हाइट कलर की आती है मेजरली, एसी, राइट। गीजर आप देख सकते हैं, घरों के अंदर गीजर व्हाइट कलर के होते हैं मेजरली, राइट। पहले तो व्हाइट ही कलर के आते थे। ये क्या है, ये हैवी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स गुड है, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, राइट, जो घरों के अंदर ट्रेडिशनली व्हाइट कलर के हुआ करते थे, राइट। आजकल तो थोड़ा जैसे वॉशिंग मशीन ग्रे कलर की, ब्लू कलर की, पिंक कलर की, सब तरह की आती है, पर पहले व्हाइट कलर की आती है। तो ऐसे होम अप्लायंसेस को व्हाइट गुड्स की कैटेगरी के अंदर डाल दिया, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो व्हाइट गुड की पहले अपन डेफिनेशन पढ़े। तो व्हाइट गुड्स रेफर्स टू हैवी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और लार्ज होम अप्लायंसेस विच वर ट्रेडिशनली अवेलेबल ओनली इन व्हाइट कलर, राइट। एग्जाम्पल व्हाइट गुड्स का, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं व्हाइट गुड्स के, राइट। अब व्हाइट गुड के ऊपर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम का बेसिक क्या है पहले अपन ये अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम ये समझेंगे कि कौन सी मिनिस्ट्री इसको लॉन्च करती है और क्या ये स्कीम है स्पेशली फॉर द व्हाइट गुड्स, ये अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का मतलब ये है कि यहां पर गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव दे रही है ऑन द प्रोडक्शन, की जितना ज्यादा आप प्रोड्यूस करोगे उतना ज्यादा आपको इंसेंटिव मिलेगा, राइट। अगर आप 100 गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको 100 गुड का इंसेंटिव मिलेगा। आप 200 अगर करोगे तो ज्यादा इंसेंटिव आपको मिलेगा। प्रोडक्शन से लिंक कर दिया आपका इंसेंटिव, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड यू इंसेंटिव, जितना ज्यादा आप प्रोड्यूस करोगे उतना ज्यादा आपको इंसेंटिव मिलेगा। अब मैं 100 गुड प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मेरे को 400 रुपए मिल रहे हैं, 200 गुड प्रोड्यूस कर रहा हूं तो गवर्नमेंट मेरे को 800 रुपए दे रही है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा, 300 गुड प्रोड्यूस कर रहा हूं तो 1200 रुपए दे रही है मान लीजिए गवर्नमेंट मेरे को, तो मैं ज्यादा से ज्यादा गुड प्रोड्यूस करूंगा, प्रोडक्शन से लिंक कर दिया इंसेंटिव। आई होप दिस इज क्लियर। अब व्हाइट गुड्स के लिए क्या स्कीम है और किस तरह से ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम वर्क करती है अपन अंडरस्टैंड करेंगे। देखो ये जो है डीपीआईआईटी, ये एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर, ठीक है। ये इस स्कीम को लॉन्च करता है। ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम सिर्फ व्हाइट गुड्स के लिए नहीं है बच्चों, बहुत सारे सेक्टर्स के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए भी है, स्टील सेक्टर के लिए भी है, सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए भी है, सबके लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स। अभी हमने व्हाइट गुड्स के लिए स्टार्ट करी थी, राइट। और ये व्हाइट गुड्स के लिए जो स्टार्ट करी थी स्कीम, ये करी थी आई थिंक 21-22 के अंदर ये स्टार्ट करी थी, 21-22 फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट करी थी। अब कैसे करते हैं इस स्कीम के अंदर, लेट्स अंडरस्टैंड दैट, राइट। तो यहां पर चलते हैं हम 2021-22 के अंदर। ये स्कीम जो थी ना, ये स्कीम 2021-22 में स्टार्ट हुई थी और कब तक के लिए, ये फाइनेंशियल ईयर 28-29 तक के लिए ये स्कीम है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो 6 ईयर के लिए स्कीम है, 5 ईयर पीरियड के लिए स्कीम है, राइट। 5 साल के लिए ये एक तरह से स्कीम आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। या फिर है ना, 5 साल के लिए स्कीम है। अब ये क्या है स्कीम, ये अपन अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें एक बेस ईयर लिया जाता है, बेस ईयर जैसे 2019-20 का बेस ईयर यहाँ पर लिया गया। मान लीजिए कोई कंपनी है ए, वो बेस ईयर में प्रोडक्शन उसने करा मान लो 100 व्हाइट गुड्स का, हमारा 100 व्हाइट गुड्स इसमें प्रोड्यूस करे। तो गवर्नमेंट कैसे करी, गवर्नमेंट करी अगर मान लो तुम 21-22 के अंदर 150 गुड्स प्रोड्यूस करते हो ना, मतलब 2019-20 से 50 गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस करते हो, तो इन 50 गुड्स की कॉस्टिंग मान लो कितने रुपए पड़ती है, मान लो इन 50 रुपए का आपको जो लगाना खर्चा, वो लगा आपको मान लो 1000 रुपए। तो 1000 में से 4% से 6% तक हम आपको प्रोवाइड करें, समझ में आ रहा है। तो 4% मतलब 40 रुपए 1000 में से हम आपको प्रोवाइड करें, ठीक है। अगर मान लो आपने 200 गुड प्रोड्यूस कर दिए, मतलब अब आपने एक्स्ट्रा गुड कितने प्रोड्यूस करे, 2019-20 से ज्यादा कितने प्रोड्यूस करे, 100 प्रोड्यूस कर दिए। तो अब आपका मान लो 2000 का खर्चा है, तो 2000 का जो खर्चा हुआ, राइट, उसके अंदर से 4 से 6% मतलब क्या हो गया, 80 रुपए गवर्नमेंट देगी। मतलब जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा गवर्नमेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन।
यहाँ पर सबको समझ में आ रहा है? तो ये है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, जिसमें जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा तुम्हें क्या करेगा, इंसेंटिव दिया जाएगा। एक बेस ईयर से जितना ज्यादा प्रोडक्शन कराए उतना ज्यादा इंसेंटिव आपको दिया जाएगा, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इट इज डिजाइन टू क्रिएट ए कंप्लीट कंपोनेंट इकोसिस्टम ऑफ एयर कंडीशनर, एलईडी लाइट्स इंडस्ट्रीज इन इंडिया एंड मेक इंडिया एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन, है ना। डीपीआईआईटी जैसे मैंने आपको डिपार्टमेंट बताया था, इसने ये नोटिफाई करी थी 2021 के अंदर। जो स्कीम है ये इंप्लीमेंट है पैन इंडिया बेसिस के ऊपर, राइट, और इज नॉट स्पेसिफिक फॉर टू एनी लोकेशन, एरिया और सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। ये देखो, ये एग्जांपल मैंने आपको दिया, ये एग्जांपल आप पढ़ लेना, राइट, वही है जो मैंने आपको बताया। स्कीम विल एक्सटेंड एन इंसेंटिव ऑफ 4 से 6% ऑन द इंक्रीमेंटल टर्नओवर ओवर द बेस ईयर 2019-20, है ना। बेस ईयर जैसे 2019-20 अपन लिया था, उसमें 100 प्रोडक्शन था, उससे ज्यादा जितना भी प्रोडक्शन करोगे तो उसके ऊपर 4 से 6% टू बी एलिजिबल कंपनीज फॉर ए पीरियड ऑफ द 5 इयर्स टाइम पीरियड। इट इज टू बी इंप्लीमेंटेड ओवर 2021 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2028-29 तक की स्कीम चलेगी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज EFTA, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अगेन, यहाँ पर जो हमारे मिनिस्टर है इसके श्री पीयूष गोयल, इन्होंने कहा है कि EFTA से हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, EFTA से FTA हो जाएगा कब, अक्टूबर 1 2025 तक, ठीक है। तो ये हम समझते हैं EFTA है क्या। बच्चों आपने यूरोपियन यूनियन के बारे में सुना है, यूरोपियन यूनियन, राइट, सुना ही होगा, राइट। तो यूरोपियन यूनियन को पहले बोलते थे यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। जब ये बनी थी ना 1950s के अंदर ये बनी थी, तो 1950s के अंदर ये बनी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। कुछ कंट्रीज ने कहा कि हम यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं करेंगे, राइट, मतलब यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन नहीं करेंगे, हम अपना एक अल्टरनेटिव बनाएंगे, अल्टरनेटिव ब्लॉक। और उन्होंने कहा ये अल्टरनेटिव ब्लॉक जो होगा ना, ये ज्यादा सोवरेंटी हमको प्रोवाइड करेगा। यूरोपियन यूनियन के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर सोवरेंटी हमारे को कम मिल रही है, हमें क्या है, एक अल्टरनेटिव ग्रुप ज्वाइन करेंगे, हम बनाएंगे खुद EFTA। तो 7 मेंबर कंट्रीज जो है यूरोप की, राइट, उन्होंने कहा हम यूरोपियन यूनियन ज्वाइन नहीं करके हम EFTA अपना एक ग्रुप बनाएंगे, राइट। चलो आओ हम इसके ना पहले एक बार वेबसाइट देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा वेबसाइट भी अपन को देखना चाहिए। तो जस्ट गिव मी मिनट, एक बार वेबसाइट में दिखा दूं आपको इसकी। यस, मैंने इसकी वेबसाइट में से ही आपके नोट्स बनाए, ठीक है। तो वेबसाइट में देखो ये वाला सेक्शन जो होता है ना, अबाउट EFTA, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अंदर इतना डिटेल में अपन को नहीं पढ़ना कि एडवाइजरी बॉडीज, EFTA काउंसिल और ये सब, हमको तो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बारे में पढ़ना है। तो देखो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के जो कंट्रीज थी वो 7 फाउंडिंग मेंबर्स थे इसके अंदर। अगर हम यहाँ पर आपको दिखाएं, इसके अंदर 7 फाउंडिंग मेंबर्स थे। ऑस्ट्रिया, अभी वापस लेके जाते हैं वेबसाइट पे, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नॉर्वे, पोर्तुगल, स्वीडन, स्विट्जरलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम। बट यहाँ पर अभी 4 ही बचे हैं, मतलब बाकी के लोग जो है ना उन्होंने ज्वाइन कर लिया किसको, यूरोपियन यूनियन को, राइट। आइसलैंड बनाया, लिechtenstein बनाया, बचा है अभी नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। तो 4 जो है कंट्रीज का ये ग्रुप है, दैट इज नोन एज EFTA, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब चलो हम वेबसाइट थोड़ा सा इसका सर्च करते हैं और मैं बताता हूँ आपको वेबसाइट कैसे पढ़नी चाहिए। तो आप यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन में जाओगे तो यहाँ पर आपको सब कुछ इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, राइट। क्या इनका मेन टास्क है, मेंबर स्टेट कौन कौन से हैं, राइट, ये क्या चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, FAQs इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें स्पेसिफिकली जो आपको जानना चाहिए ना वो आपको मिल जाएगा। यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, आइसलैंड की, लिechtenstein की, नॉर्वे की, स्विट्जरलैंड की, राइट। क्यों बनी है, फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए बनी। ये भी देखो वेबसाइट पढ़ना भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। कब ये एस्टेब्लिश हुई थी, देखो फाउंडिंग मेंबर्स के ये थे, 7 फाउंडिंग मेंबर्स थे। 4 जनवरी 1960 को कन्वेंशन इन स्टॉकहोम के अंदर हुई थी, राइट। स्टॉकहोम के अंदर साइन करी गई थी कन्वेंशन, दैट इज EFTA की कन्वेंशन। क्या ये करती है, ये एक तरह से फ्री ट्रेड एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स कर रही है आपस के अंदर कंट्रीज के साथ, है ना, अदर कंट्रीज के साथ ये करती है, राइट। जैसे भारत के साथ अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, तो ये सब मिलकर करते हैं जिससे कि इनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये सारे आपको पढ़ने होंगे, मैंने इसको पढ़कर अपने इसके अंदर कर दिया। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम EU, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। EU से कैसे डिफरेंट है ये सब हम अपने नोट्स के अंदर हमने इंक्लूड कर लिया है, राइट। तो देखो आपके जो नोट्स बन रहे हैं ना बच्चों, बिल्कुल ध्यान रखना, ये कहीं किसी मैगजीन में से कॉपी पेस्ट करके नहीं बना रहे हो हम, है ना। डायरेक्टली वेबसाइट पे से जाकर उसके अंदर जो भी कोर चीजें होती है, किस तरह से पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सब सोच कर, रिसर्च कर फिर हम बनाते हैं, राइट। इसलिए इसमें बड़ा टाइम लगता है, इसलिए बड़ा इरेगुलर ये हो गया था, राइट। बट अब रेगुलरली डेली के वीडियोज यहाँ पर दिए जाएंगे आपको। तो आप लोगों को भी ये करना है कि हमारी मेहनत को आप लोगों को लोगों तक पहुंचाना है, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना है। आप इसके अंदर व्यूज देखेंगे इस सीरीज के अंदर, तो व्यूज बड़े कम है और दैट इज हाईली डिमोटिवेटिंग। मेरे को लगता है यार इतनी मेहनत से एक पूरा वीडियो बनाता हूँ, 2-3 घंटे इसके अंदर मेरा खर्च हो जाता है रिसर्च के अंदर, फिर वीडियो मैं रिकॉर्ड करता हूँ, तो उसके बाद बहुत सारा टाइम मेरा इसके अंदर जाता है, और आप फिर 10, 12, 15, 20, 25, 30 ऐसे व्यूज देखने को मिलते हैं, तो बड़ा ही डिमोटिवेटिंग है। तो आप ही लोगों का चैनल है बच्चों, आपको ही ग्रो करना है। प्लीज शेयर दिस वीडियोस वाइडली, राइट।
तो देखो EFTA वाज फाउंडेड एज एन अल्टरनेटिव मॉडल फॉर द यूरोपियन इंटीग्रेशन, ठीक है, जो यूरोपियन यूनियन है उसका एक तरह से अल्टरनेटिव यहाँ पर देखने की कोशिश करी। तो ये जो मेंबर्स हैं, ऐसे पूछा जा सकता है EFTA के जो मेंबर्स हैं क्या वो यूरोपियन यूनियन के पार्ट हैं? नहीं, वो यूरोपियन यूनियन के पार्ट नहीं। आइसलैंड, लिक्टेनस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, अब ये बेचारे 4 ही बचे हैं, बाकी तो सब निकल लिए हैं, राइट। इट वाज सेटअप इन 1960 बाय 7 मेंबर स्टेट्स, ये आपको फाउंडिंग मेंबर्स याद करने होंगे, और फाउंडेड बाय द स्टॉकहोम कन्वेंशन इन 1960, राइट। अब चलो हम इसके अंदर मिशन के बारे में आप यहाँ पे पढ़ लो, जैसे ये फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो, राइट, आपस के अंदर प्लस दूसरी कंट्रीज के साथ, ये इसका मिशन है। अब EFTA और इंडिया के बारे में हम समझते हैं, फिर EFTA 3 और EFTA 4 अपन इसके अंदर समझेंगे, राइट। EFTA इज इंडियाज 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, दैट इज इंपॉर्टेंट, अकाउंटिंग फॉर अबाउट 2.5% ऑफ द इंडियाज टोटल मर्केंडाइज ट्रेड इन 2021, राइट। देखो ऐसा वैसा पूछा नहीं जाता है, पर कभी यूपीएससी को खुजली मची तो वो पूछ भी लेती है, राइट। तो इसलिए हमने यहाँ पर सेफ साइड अपने को यहाँ पर लिख दिया। मेन आइटम ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट टू EFTA आर टेक्सटाइल, केमिकल्स, जेम्स, ज्वेलरीज, राइट, मशीनरी एंड फार्मास्यूटिकल्स। मेन आइटम ऑफ इंडिया इंपोर्ट जो है, ये सारे मेन आइटम्स इंडिया के इंपोर्ट के, राइट। अब आगे हम इसके अंदर देखिए EFTA का एम है, ये सारे एम आप इसके अंदर देख लेना। इंक्रीज द स्टॉक ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय $100 बिलियन इन इंडिया इन नेक्स्ट 15 ईयर्स। ये EFTA खुद बोलता है भाई हमारा, हम भी तुम्हारे यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। एक बार रुको, इसको मैं थोड़ा साइलेंट कर लूँ मोबाइल को, राइट। तो ये भी बोल रहे हैं कि भाई हम तुम्हारे यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, 15 साल में $100 बिलियन यहाँ पर करना चाहते हैं, राइट, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फैसिलिटेट जनरेशन ऑफ 1 मिलियन डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। लीगल कमिटमेंट ये से बोल रहे हैं, फॉर द फर्स्ट एवर टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ FTAs लीगल कमिटमेंट इज मेड अबाउट प्रमोटिंग टारगेटेड ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएशन ऑफ द जॉब, है ना, ये भी इसके अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में इंक्लूड करा जा रहा है। तो दिस इज अ गुड थिंग, ये पूछा जा सकता है इसलिए क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। अब हम समझते हैं यूरोपियन यूनियन से ये कैसे डिफरेंट है, क्योंकि इसका ओरिजिनेशन ही इसका ओरिजिनेशन ही यूरोपियन यूनियन के, कहा कि यूरोपियन यूनियन में हम नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, हम अपना खुद का बना रहे हैं, राइट। तो EFTA किस तरह से यूरोपियन यूनियन से अलग है, ये अपन इसके अंदर समझते हैं। देखो यूरोपियन यूनियन है ना, एक कस्टम यूनियन है। कस्टम यूनियन का मतलब समझते हैं, इसके अंदर जो 27 मेंबर स्टेट्स है, इन ये जब एक मान लो टैरिफ जो डिसाइड करेंगे कि कितना टैरिफ होना चाहिए, कितना टैरिफ होना चाहिए दूसरी कंट्रीज के गुड्स के ऊपर, राइट, है ना, इंपोर्ट टैरिफ, एक्सपोर्ट टैरिफ कितना होना चाहिए, ये सब के लिए ये सब एक साथ ही डिसाइड करते हैं। इसमें सोवरेंटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, ये कंट्री मान लो कुछ और कहना चाह रहा है, तो इनकी पार्लियामेंट जो होती है, यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट भी होती है, पार्लियामेंट डिसीजन लेती है, उसी डिसीजन के बेसिस पे इन सबको वर्क करना होता है। तो EFTA जो है ना, इसी बात से परेशान थी, इसलिए बोला कि EFTA ने हमारी सोवरेंटी लॉस हो जाएगी, इसलिए कुछ कंट्रीज ने एक तरह से क्या करा, अपना अलग ग्रुप बना लिया। तो EFTA कस्टम यूनियन नहीं है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन है वैसी कस्टम यूनियन ये नहीं। तो यहाँ पर ये समझो, EFTA इज नॉट ए कस्टम यूनियन, सो मेंबर्स कैन हैव देयर ओन एक्सटर्नल टैरिफ्स। EFTA एक पॉलिटिकल यूनियन भी नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। हाउएवर 3 EFTA स्टेट, जिसको हम बोलते हैं EFTA 3, इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने यूरोपियन यूनियन का एक ग्रुप है, दैट इज इकोनॉमिक, यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, उसको इन्होंने ज्वाइन कर रखा है, राइट, जो कि इनको एक तरह से एक्सेस दे देता है यूरोपियन यूनियन की सिंगल मार्केट में। इसमें स्विट्जरलैंड इज नॉट द पार्ट, है ना। तो आपसे पूछ सकते हैं EFTA 3 के अंदर कौन आ रहा है, EFTA 3 के अंदर आइसलैंड, लिक्टेनस्टाइन और नॉर्वे आ रहा है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, स्विट्जरलैंड इज नॉट देयर इन द EFTA 3। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने से पहले आपको बताना चाहते हैं, सिलेक्शन बैच हम 15 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों दिस बैच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। बार बार प्रीलिम्स में फेल हो रहे हो, एक बार इस बैच के अंदर बैठकर देखो, बैठने का कोई फीस नहीं है, 10-12 दिन तक आराम से इस बैच के अंदर देखो आकर आप लोग, अगर आपको सही लगे तो आप इसको ज्वाइन करें, अदरवाइज आप क्विट कर सकते हैं, राइट। ये लाइव MCQs क्लास है, बट इसको सिर्फ और सिर्फ MCQ की क्लास मत समझो कि MCQ देंगे साहब MCQ सॉल्व करवाएंगे, नहीं। इसके अंदर हम आपको पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर आपको MCQ सॉल्व करवाएंगे, CSET भी पूरा हो जाएगा, CSET मतलब पूरा का पूरा प्रीलिम्स का एक पैकेज हम आपको दे रहे हैं इसके अंदर, ऐसे समझ के देखिए। तो दिस कैन चेंज योर एंटायर वे ऑफ प्रिपरेशन, राइट, आपको पूरा का पूरा आपकी प्रिपरेशन बदल सकता है। और हो सकता है कि इस साल इसके अंदर बहुत सारे, हम बहुत मेहनत करने वाले हैं, बस हम ये नहीं कहेंगे कितना साल कितने सिलेक्शन होंगे, कितने होंगे, राइट। पर अभी 10 स्टूडेंट्स को ज्वाइन कर चुके हैं इस बैच के अंदर, 10 स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, राइट। आप लोग भी रजिस्टर करा सकते हैं इसके अंदर, आपको मेरा नंबर पता ही है, आप नंबर पे कॉल करिए और रजिस्ट्रेशन आपका इसके अंदर हो जाएगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलो हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक पढ़ते हैं, फ्री मूवमेंट रिजीम एग्रीमेंट। फ्री मूवमेंट रिजीम एग्रीमेंट एक तरह से इंडिया और म्यांमार के बीच में, पर ये बहुत न्यूज के अंदर रहता है। क्या है ये एग्रीमेंट, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले से समझो, अभी देखो ये न्यूज में क्या है, पहले देख लेते हैं। MHA डिसाइड टू स्क्रैप, MHA ने कहा है कि अब हम स्क्रैप कर देंगे, फ्री मूवमेंट रिजीम को स्क्रैप कर दिया गया 8 Feb 2024, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये हम समझते हैं फ्री मूवमेंट रिजीम क्या है, राइट। देखो भाई, ये है म्यांमार, राइट, ये रहा म्यांमार, और ये रहा भाई हमारा भारत।
और भारत के अंदर अगर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की म्यांमार से बाउंड्री है और 1600 किलोमीटर 1643 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे वैसे ही बेचारे मतलब इनके अंदर बहुत सारे ट्राइबल लोग रहते हैं, राइट, बहुत सारे ग्रुप्स हैं इनके अंदर, इनको बहुत सारी ऑटोनॉमी चाहिए होती है, इनके अंदर वैसे ही एक तरह से कन्फ्लिक्टेड रीजन रहते हैं बहुत सारे, है ना, आपस के अंदर ट्राइब्स लड़ती रहती हैं इस तरह से। आप मणिपुर में तो देख ही रहे हैं आप क्या हालत चल रही है अभी भी। तो अब ये जो है ना म्यांमार, यहाँ पर म्यांमार के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं बॉर्डर के अंदर, क्योंकि पहले ये एक तरह से ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर तो ये एक ही ब्रिटिश इंडिया में ही आता था, ये फिर ब्रिटिश इंडिया के अंदर फिर ये सेपरेट हो गया था ब्रिटिश इंडिया से, है ना 1935 के एक्ट के बाद। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ के लोग जो हैं और यहाँ के लोग आपस के अंदर एक ही ट्राइब के लोग रहते हैं, राइट, यहाँ के लोग, क्योंकि पहले एक ही पार्ट हुआ करता था, जैसे नागाज, है ना, यहाँ के भी नागाज होते हैं, यहाँ पे भी नागाज होते हैं, कुकीज, मीजोज, राइट, ऐसी बहुत सारी ट्राइब के लोग। अब इन्हों की एकदम से बाउंड्री यहाँ पे खींच दी, तो ये बेचारे ऐसे कहते हैं कि यार हमारे जैसे लोगों के साथ हम रहते थे पहले, आराम से खाना पीना खाते थे, अब क्या हो गया, अब ये बाउंड्री यहाँ पर खींच दी गई है, राइट। तो क्योंकि इनके हिस्टोरिकल कल्चरल टाइज है इन लोगों के आपस के अंदर, तो अब इधर जाने के लिए फिर वीजा लेना पड़ता। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, आजादी के बाद गवर्नमेंट ने कहा कि भाई टेंशन मत लो, हम तुम्हें एक फ्री मूवमेंट रिजीम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, है ना। 1995 के अंदर फर्स्ट टाइम ये फ्री मूवमेंट रिजीम स्टार्ट हुई थी, जो कि 2018 के अंदर रिवाइव हुई, और आप देख रहे हैं 2024 आते आते बंद भी हो गई। क्या है ये, अपन अंडरस्टैंड करो। ये फ्री मूवमेंट रिजीम के अंदर ऐसे बोला जाता है कि आराम से तुम क्या करो, ये जो बॉर्डर है ना, इसके 16 किलोमीटर इधर और 16 किलोमीटर इधर, आराम से वीजा फ्री ट्रैवल आप यहाँ पर कर सकते हो, है ना। फिर 16 किलोमीटर से फिर धीरे धीरे 10 किलोमीटर करा, फिर अब बिल्कुल स्क्रैप ही कर दिया गया, ठीक है। वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हो, आराम से आप आओ, बैठो, बातचीत करो, ट्रेड करो, एम्प्लॉयमेंट करो, है ना, इस तरह की चीजें यहाँ पर कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। तो चलिए लेट्स अंडरस्टैंड दिस। इंडिया शेयर 1643 किलोमीटर बॉर्डर विद म्यांमार, मेनली इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये आपको याद रखना है, ये 4 स्टेट अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, जो मैंने आपको मैप में दिखाए थे। मैनी ट्राइबल कम्युनिटी लिव ऑन द बोथ साइड, जैसे नागाज, कुकीज, मिजोस, एंड हैव हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड फैमिलियल टाइज, ठीक है। आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड क्रिएशन ऑफ म्यांमार, फॉर्मली बर्मा था, ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था, फिर ये म्यांमार जब बना, दिस ट्राइबल कम्युनिटी कंटिन्यू ट्रेडिशनल क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स, आपस में फेस्टिवल बनाते थे, फैमिली विजिट करते थे, ट्रेड वेट करते थे। लीगल फ्रेमवर्क्स लाइक इंडिया म्यांमार बॉर्डर ट्रीटीज इनिशियली रेस्ट्रिक्टेड द फ्री मूवमेंट, क्रिएटिंग हार्डशिप फॉर द बॉर्डर रेजिडेंट्स। अरे मेरे भाई से मैं मिल नहीं पा रहा, ठीक है, तबीयत खराब हो गई, क्या हुआ माता जी, अरे रामलाल जो था उससे मिल नहीं पा रही, ये तो बॉर्डर खींच दी इन्होंने, वीजा कहाँ से लगाएंगे, राइट। तो 1995 में ये डिसाइड हुआ कि फ्री मूवमेंट रिजीम आप यहाँ पर रखते हैं। पहले 16 किलोमीटर थी, है ना, जो कि बीच में 10 किलोमीटर हो गए और अब स्क्रैप करें, तो ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट, कल्चरल, फैमिली विजिट के लिए इस तरह से यहाँ पर करा। मेंबर ऑफ द हिल ट्राइब्स हैव टू प्रोड्यूस ए बॉर्डर पास, एक बॉर्डर पास बनवाना पड़ता है, विच इज वैलिड फॉर ए ईयर, एक साल के लिए वैलिड रहता है। कैन स्टे इन अदर कंट्रीज फॉर अबाउट 2 वीक्स पर विजिट, हर विजिट के अंदर 2 वीक्स तक वो रह सकती है, राइट। अब देखो ये जो अब खत्म हो गई, अब ये न्यूज में इसलिए भी था बिकॉज नागा, देखो 2025 के अंदर जुलाई 20, नागा जो लोग हैं, राइट, नागा कम्युनिटी, वो कह रहे हैं मोदी जी से, भाई ये वापस स्टार्ट कर दो, और ये इंडिया म्यांमार फेंसिंग आपने करना स्टार्ट कर दिया प्लीज, और ये वापस से फ्री मूवमेंट रिजीम जो है ना वापस से रिस्टोर कर दी कर दीजिए, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट हमारा ये है ना गोल्डी लॉक सिनेरियो, ये है ना 4 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ गोल्डी लॉक सिनेरियो, है ना, हमेशा न्यूज में आ जाता है। होप इज ब्राइटनिंग फॉर इंडिया गोल्डी लॉक सिनेरियो, ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया जो है अपना गोल्डी लॉक सिनेरियो अचीव कर लेगा। अब क्या है गोल्डी लॉक सिनेरियो, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखो गोल्डी लॉक अगर हम देखें ज्योग्राफी के परस्पेक्टिव से, तो गोल्डी लॉक एक ऐसा एरिया होता है जहां पर लाइफ पॉसिबल होती है, ठीक है, जैसे अर्थ, दैट इज गोल्डी लॉक जोन के अंदर अर्थ आ रही, राइट। मतलब यहाँ पर ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा सर्दी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई पोल्स की ऐसा नहीं कि भाई मार्स की तरह है, राइट, जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, राइट। तो यहाँ पर ना ज्यादा हॉट है ना ज्यादा कोल्ड है, तो रहने लायक हैबिटेबल जोन है, तो दैट इज नोन एज गोल्डी लॉक जोन। इसको हम इकोनॉमिक्स के परस्पेक्टिव से देखें तो ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें सब मस्त चल रहा है, ना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है ना ज्यादा इन्फ्लेशन है, ग्रोथ रेट भी ठीक ठाक सी चल रही है, नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, राइट। कुछ भी ऐसा नहीं है कि ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं है, ज्यादा स्लो डाउन भी नहीं है साथ, है ना, जीडीपी जीडीपी ग्रोथ रेट भी बढ़िया है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं है इतना, और एक तरह से क्या है, एक तरह से सब कुछ चंगा सी हो रखा है, ठीक है, सब कुछ मस्त मस्त सा चल रहा है, दैट इज नोन एज गोल्डीलॉक जोन। तो यहाँ पर देखो गोल्डीलॉक सिनेरियो इन एन इकोनॉमी रेफर्स टू एन आइडियल सिचुएशन वेयर देयर इज ए स्टडी ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ इज नाइदर टू हाई नॉट
टू हाई और हॉट और टू ट्रिगर इन्फ्लेशन और नॉट टू कोल्ड, ठीक है। कोई इतना ज्यादा इन्फ्लेशन ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी ठीक ठाक चल रही है, लो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, स्टडी ग्रोथ है, रिलेटिवली लो रिटेल इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, ठीक है। गोल्डी लॉक फेज इज यूजुअली टेम्पररी, राइट, टेम्पररी होता है। और कभी कभार क्या होता है कि जैसे जनरली बहुत कुछ इकोनॉमी के अंदर झटका लगता है, उसके बाद एक बार इकोनॉमी अपने आप को रिकवर कर रही होती है ना, तो उसके अंदर गोल्डी लॉक। तो अभी ऐसे कह रहे हैं कि भारत जो है ना गोल्डी लॉक सिनेरियो से जा रहा है, गोल्डी लॉक सिनेरियो आने वाला है भारत के अंदर और चल रहा है। कई लोग तो बोलते हैं अभी तक गोल्डी लॉक सिनेरियो चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज अटर्नी जनरल जो है, अभी इनको अटर्नी जनरल को रीअपॉइंट करा गया है, ठीक है, आर वेंकटा रमनी, राइट। ये पहले भी अटर्नी जनरल थे, इनको वापस से हमने अपॉइंट करा है। तो एक तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है, रीअपॉइंटमेंट हो सकता है कि हाँ भाई अटर्नी जनरल का रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। चलो, तो हम इसके अटर्नी जनरल के बारे में सब कुछ पढ़ते हैं। ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसमें कह रखा है कि अटर्नी जनरल होना चाहिए और प्रेसिडेंट उनको क्या करेंगे, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। आर्टिकल 76 के अंदर इस तरह से बोला जा रहा है कि प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द अटर्नी जनरल। चलिए हम पूरा डिटेल के अंदर पढ़ लेते हैं अटर्नी जनरल क्या होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, राइट। अच्छा साहब कौन बन सकता है, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन, राइट। तो आप यहां पर देखो कि या तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, राइट, या वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज को जो कि क्वालिफाइड करता है सुप्रीम कोर्ट का जज बनना, या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है तो वो बन सकता है अटॉर्नी जनरल, या फिर उसका क्वालिफिकेशन ऐसा है कि वो बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज, राइट। तो उसको हम अटॉर्नी जनरल, तो प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट ए पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू बी अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, राइट। तो अब सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सबसे पहले तो वो भारतीय हो, इट्स ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर वो 5 साल से किसी हाई कोर्ट के अंदर काम कर रहा है, तो उसको हम अटॉर्नी जनरल बना सकते हैं। या फिर एक और है, कोई एडवोकेट है किसी हाई कोर्ट के अंदर 10 साल तक, है ना, और लगा रहे हैं यहाँ पे, एडवोकेट है हाई कोर्ट में 10 साल तक, तो उसको अपन अटॉर्नी जनरल बना सकते हैं। तो प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर सकता है, सिटीजन ऑफ इंडिया और जज ऑफ द सम हाई कोर्ट फॉर द 5 ईयर, या फिर एडवोकेट है किसी हाई कोर्ट के अंदर 10 साल तक के लिए, और ऐसा लग रहा है कि प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है भाई बहुत ही मस्त आदमी है, इसको बना दें, राइट। अब ये ना अलग ही पोस्ट है भाई, इस पोस्ट में ऐसा है इसकी कोई सैलरी डिसाइडेड नहीं है पहले से, कितनी सैलरी मिलेगी ये नहीं डिसाइड, कितना टर्म इसके पीरियड का चलेगा ये भी डिसाइडेड नहीं। यहाँ पे पता है गवर्नमेंट क्या आती है, गवर्नमेंट बिठाती है इसको एक होटल में और बोलती है भाई साहब लो चलो चाय पे चर्चा करते हैं, हाँ भाई बताओ कितना लोगे, है ना, कितना लोगे अटर्नी जनरल बनने का, कितना लोगे, बोले साहब मैं तो मान लो 5 लाख रुपए लूंगा महीने के, बोलते हैं नहीं नहीं 5 लाख तो ज्यादा है, चलो 3 लाख ले लो, है ना, 3.5 लाख ले लो, चलो भाई 3.5 पे डन करते हैं, राइट। तो ऐसे इनकी सैलरी डिसाइड होती है, मतलब सैलरी जो होती है दैट इज नॉट फिक्स्ड, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बोलेंगे भाई देखो सारा काम करना पड़ेगा, हमारा सारा जो लीगल होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का वो देखना पड़ेगा तुम्हें, बोले ठीक है सर मैं देख लूंगा, पर कुछ कंडीशंस भी है, कुछ कंडीशंस ही बताते हैं, मैं बताता हूँ अभी आपको। पर ये भी है कि कभी भी आपको हटा दिया जाएगा, पोस्ट का टेन्योर भी फिक्स नहीं है, सैलरी भी फिक्स नहीं है, टेन्योर भी फिक्स नहीं, इट इज ऑन द प्लेजर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। कभी गवर्नमेंट को ऐसा लगा अरे भाई यार तेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे, हटा दे, तो बस हटा दे, कोई रीजन की रिक्वायरमेंट नहीं, राइट। आप देखते हैं कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है उसमें हटाने का एक तरीका होता है, यहाँ पे हटाने का तरीका होता है लात मार के भगा दिया, राइट। तो यहाँ पर देखो ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, दिस मींस दैट ही मे बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, है ना। जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है तो कन्वेंशनली ही मतलब रिजाइन कर देता है ऑब्वियसली, क्योंकि दूसरी गवर्नमेंट है तो दूसरा अपना अटर्नी जनरल रखेगी। तो यहां पर लिख सकते हैं आर्टिकल 76 क्लॉज 4 के अंदर लिखा हुआ अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड शैल रिसीव सच रेम्यूनरेशन एज प्रेसिडेंट में बी डिटरमाइन, जो कि बातचीत में डिसाइड हुआ वो होगा। रेम्यूनरेशन ऑफ अटॉर्नी जनरल इज नॉट फिक्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया, ही रिसीव सच रेम्यूनरेशन एज प्रेसिडेंट में डिटरमाइन। अब इसका काम क्या है भाई, मेरा काम क्या है तो बताओ मेरे को, तो बोलेंगे देख तेरा काम ये है, कोई भी लीगल मैटर होता है ना गवर्नमेंट का, बोले ठीक है सर कोई भी लीगल मैटर होगा गवर्नमेंट का, उसके अंदर हमको रिप्रेजेंट आपको करना होगा, कोई भी लीगल एडवाइस होगी ना उसके अंदर आपको रिप्रेजेंट हमें करना होगा। बोले अच्छा ये काम है, पर सर इसके लिए तो सैलरी बड़ी कम है, 3.5 लाख इज सो लो, राइट, थोड़ी बढ़ाओ सर। बोले यार देखो यार हम तो नहीं, बोले तो ऐसे तो मैं जब अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ उसमें ही बहुत ज्यादा कमा लेता हूँ, तो बोले तू कर आराम से कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है, बस गवर्नमेंट से पूछ लेना एक बार, कोई केस लड़ना है इसको तो लड़ सकता है केस, है ना। मतलब एक तरह से पार्ट टाइम सा ही जॉब मान लो, बस गवर्नमेंट को जब भी लीगल एडवाइस दे जब दे देना, गवर्नमेंट को जब भी रिप्रेजेंट करना हो तब आ जाना, बाकी तू कुछ भी करता है किसी का, और बाकी खाली टाइम में तू कुछ भी करता है, इट्स अप टू यू, अलग ही तरह की पोस्ट है। तो देखो टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स एंड टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ द लीगल कैरेक्टर एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम रेफर्ड और असाइंड हिम बाय द प्रेसिडेंट एंड टू डिस्चार्ज द फंक्शन कन्फर्ड ऑन हिम बाय द अदर बाय
और अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशंस और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। 76 क्लॉज 2 में ये लिखा हुआ है। So I hope this is clear to everyone. To perform such duties of the legal character that are assigned to him by the president to discharge the functions, ये सब चीजें मैंने से राइट। लिमिटेशन क्या है इसके अंदर, इसके ऊपर क्या लिमिटेशन है देखो यहाँ पर। हाँ यहाँ पर देखो, पहले ड्यूटीज और फंक्शन के अंदर देख लेते हैं। टू अपीयर्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल द केसेस इन सुप्रीम कोर्ट, ये भी इसके अंदर है। टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी रेफरेंस, कभी प्रेसिडेंट रेफरेंस करता है सुप्रीम कोर्ट को, आर्टिकल 143 एडवाइस लेने के लिए कभी सुप्रीम कोर्ट को बोलता है, तो उसके अंदर फिर आप हमारी मदद करोगे अटॉर्नी जनरल साहब। टू अपीयर इन एनी हाई कोर्ट इन एनी केस इन विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न। ठीक है, लिमिटेशन अगर हम देखेंगे, शुड नॉट एडवाइज और होल्ड ए ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर के अगेंस्ट में कभी भी नहीं, ऐसा नहीं कि भाई प्राइवेट आपकी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप केस ले रहे हो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ वाले केस ही आप चले गए। ही शुड नॉट डिफेंड अक्यूज्ड पर्सन इन द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की परमिशन के बिना क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस के लोगों का को डिफेंड नहीं करेगा ये। ही शुड नॉट एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर इन एनी कंपनी, किसी कंपनी का डायरेक्टर और ये सब चीजें आपको नहीं मिलेगी, राइट। प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो बट ये रेस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर है। दूसरा, इसका पास राइट टू ऑडियंस है, ये मतलब किसी भी कोर्ट के अंदर जाकर सुन सकता है चीजों को, राइट। इन द परफॉर्मेंस इज ड्यूटी द अटॉर्नी जनरल हैव राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऐसे कोई इसको रोक नहीं सकता, इसका अधिकार है, ये जाके कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के अंदर सुन सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। ही हैज राइट टू स्पीक एंड टू पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में इसके पास राइट टू स्पीक और टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स, कोई भी प्रोसीडिंग हो रही है पार्लियामेंट में तो जाकर सुन सकता है, बोल सकता है। और दे जॉइंट सिटिंग और एनी कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट बट विदाउट ए राइट टू वोट, पर राइट टू वोट नहीं कर सकता, वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही करे, ऐसे नहीं कल को बोले साहब इसने वोट के अंदर बटन भी दबा दिया, इसका भी काउंट कर लिया, राइट। ऐसा enjoys all the privileges and immunities that are available for the member of the state legislature, एक स्टेट लेजिस्लेचर को जो भी प्रिविलेजेस है वो इसको यहाँ पर मिलते हैं। he is not debarred from the private legal practice, it does not fall in the category of the government servant, government servant की कैटेगरी में भी ये नहीं आता है। I hope this is clear to everyone and this is all about today's class. Thank you so much for listening me so kindly. Bye bye, take care and have a nice day. If you are giving the prelims examination again and again and you are not getting the success, then this is a very big problem for you. No doubt about that कि आप बहुत मेहनत से प्रिपरेशन कर रहे हैं बट आपकी मेहनत राइट डायरेक्शन में नहीं जा रही है, इसमें भी आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। ये जो आईएएस एस्पिरेंट की नई कम्युनिटी बनी है जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बार बार दे रही है पर सक्सेस नहीं हो रही, जिसने अपने मेंस का पूरा प्रिपरेशन करके रख रखा है, ऑप्शनल सब्जेक्ट का पूरा प्रिपरेशन करके रख रखा है, ये स्टूडेंट्स की कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में है। इनकी प्रॉब्लम कोई समझ भी नहीं पा रहा है और इनके लिए कोई कुछ कर भी नहीं पा रहा है। ऐसे स्टूडेंट्स एक पॉइंट पर हेल्पलेस फील करने लग जाते हैं, उनको सेल्फ डाउट आ जाता है, उनके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें चलती रहती है और उसके कारण आपकी एफिशिएंसी अगेन बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम एक डेडिकेटेड बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इस बैच का अनाउंसमेंट 25th ऑफ सितंबर को होगा। तो 25th सितंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे।